अपने अतीत को लेकर परेशान मत होइए साहब। जो हो गया सो हो गया, पर अब अपने वर्तमान को आप खराब मत कीजिए उस पर विचार करके। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं अपना जो कक्षा 11 की जो पुस्तक चल रही है, अंतराल भाग 1, उसका यूं कहें कि आखिरी अध्याय विष्णु प्रभाकर साहब का जो तीसरा पाठ है वो हम देखेंगे। ठीक है। और तीसरा पाठ का नाम क्या है? आवारा मसीहा। जो जीवनी है, विधा की बात पूछ ली जाए कि आवारा मसीहा क्या है, तो एक इसकी विधा है जीवनी। पाठ के अंदर क्या कुछ है वो हम बाद में देखेंगे। पहले विष्णु प्रभाकर साहब जो हैं इनका हम परिचय देखते हैं और ये जीवनी किनकी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। विष्णु प्रभाकर साहब के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सन 1912 से लेकर 2009 तक जीवन काल। प्रेम बंधु और विष्णु नाम से लेखन की शुरुआत करते हैं। कौन? विष्णु प्रभाकर नाम से। तो ये सवाल बन सकता है, पहला सवाल यहीं से, इनके परिचय से, क्योंकि ये थोड़े से महत्वपूर्ण है। उतने तो नहीं लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है कि प्रेम बंधु और विष्णु नाम से कौन लिखा करते थे? तो विष्णु प्रभाकर लिखा करते थे, इस नाम से इन्होंने शुरुआत की। बाद में प्रभाकर भी जुड़ गया। ठीक है। तो प्रेम बंधु, विष्णु और प्रभाकर। इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव में। ठीक है। लेकिन ये बाल्यकाल में क्या, इनका जो बाल्यकाल था वो कहाँ पर गुजरा? हरियाणा के अंदर गुजरा। ये बात ध्यान में रखना। यहीं पर पढ़ाई हुई और उसके बाद नाटक कंपनी में क्या, अभिनय से लेकर मंत्री तक का ये काम है जो करते रहे। मौलिक लेखन के अतिरिक्त विष्णु प्रभाकर 60 से अधिक पुस्तकों का संपादन भी कर चुके हैं। अपना मौलिक लेखन भी करते रहे, लेकिन इसके अतिरिक्त साथ ही साथ 60 से ज़्यादा पुस्तकों का इन्होंने क्या किया? संपादन कार्य भी किया। कहानियाँ हो, चाहे उपन्यास हो, जीवनी हो, रिपोर्टाज हो, नाटक हो, इन सभी विधाओं में इन्होंने रचना की। आवारा मसीहा, नोट कर लीजिए, पुस्तक तो अंडरलाइन कर लीजिए। आवारा मसीहा शरद चंद्र की क्या है? जीवनी है। ध्यान में रखना, प्रभाकर साहब द्वारा कृत आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरद चंद्र साहब की जीवनी है। ठीक है। और इसके प्रकाशन की आप बात करो तो इसका प्रकाशन जो पहला संस्करण आया था वो 1974 में। ठीक है। प्रकाश और परछाइयाँ 12 एकांकी अशोक, ये क्या है? एकांकी संग्रह है। प्रकाश और परछाइयाँ 12 एकांकी और अशोक। ठीक है। नव प्रभात और डॉक्टर, ये विष्णु प्रभाकर के नाटक है, जिनमें डॉक्टर जो है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ये कई बार पूछा गया। डॉक्टर नाटक किसका है? विष्णु प्रभाकर साहब का डॉक्टर। ढलती रात स्वप्नमयी, ढलती रात स्वप्नमयी, ये उपन्यास है। ठीक है। जाने अनजाने संस्मरण है, तो इस संस्मरण को भी ध्यान में रखिएगा, जाने अनजाने को, ये भी पूछा गया एक बार, जाने अनजाने संस्मरण। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो ध्यान में रखना। पता चल गया आवारा मसीहा, जिसका अंश हम देखेंगे एक, वो जीवनी है शरदचंद्र साहब की। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में अपने स्वदेश का प्रेम, राष्ट्रीय जो चेतना और समाज सुधार, इस माफ करें, इसका स्वर है जो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। सरकारी नौकरी छोड़ने का कारण बना, और ये जो इनका समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना वाला अपने देश के प्रति प्रेम, ये जो भाव था, ये क्या बना? सरकारी नौकरी छोड़ने का कारण भी बना इनके। ठीक है। आवारा मसीहा के लिए बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। आवारा मसीहा के लिए प्रभाकर साहब को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। किसके लिए? आवारा मसीहा के लिए। ठीक बात। आजीवन वे गांधीवादी विचारों से प्रभावित रहे, तो ये भी एक सामान्य से पंक्ति है, लेकिन सवाल पूछा जा सकता है, विष्णु प्रभाकर साहब किसके विचारों से प्रभावित रहे या किसके विचारों से प्रभावित थे?
गांधी जी के विचारों से, गांधीवादी विचारों से प्रभावित रहे। मृत्यु से पहले उन्होंने निर्णय लिया कि चिकित्सा के क्षेत्र में शोधरत शोधार्थियों के लिए वे अपना शरीर दान करेंगे। बहुत अच्छी बात। हुआ भी वैसा ही। मृत्युपरांत उनका शरीर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली को सौंप दिया गया। ये जरूर ध्यान में रखना कि विष्णु प्रभाकर साहब का मृत्युपरांत जो शरीर है, देह है, वो किनको सौंप दी गई? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली को, यानी एम्स को। ठीक बात। ये तो हो गया इनका जीवन परिचय। अब आते हैं हम अध्याय की ओर। तो देखिए साहब, ये है आवारा मसीहा जो जीवनी है शरतचंद्र साहब की, उसका पहला पर्व है दिशाहारा पर्व, यानी यूँ कह सकते हैं कि इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। 3 भाग है इसके, 3 पर्व हैं। तो पूछ लिया जाए अगर परीक्षा में, साहित्य इतिहास में, तो ध्यान में रखना। पहला जो पर्व है वो तो यह है ही अपने, हम देखेंगे इसको, तो दिशाहारा। दूसरा जो है उसका नाम भी लिख लीजिए, दिशा की खोज। और तीसरा है दिशांत। 3 पर्व है आवारा मसीहा के। यहाँ क्यों 3 भागों में विभक्त किया गया, यूं समझ लीजिए आप तो सीधा सीधा। ठीक है। तो सबसे पहला है दिशाहारा। साथियों, ये जो जीवनी है, जो ये प्रथम पर्व है दिशाहारा, इसके अंदर क्या है कि जो शरतचंद्र का जो जीवन था, उनकी जो दिशा क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, वो कुछ भी तय नहीं है इसमें। और आवारा जो मसीहा नाम है, आवारा से क्या आशय होता है, क्या मतलब होता है? यानी कि सचमुच आवारा ये एक तरीके से स्वच्छंद कह सकते हैं हम के, कुछ भी पहले से क्या, जिसका तयबद्ध नहीं होता है, योजनाबद्ध नहीं होता है। जीवन क्या निरुद्देश्य है, और जाहिर है वही क्या होगा, आवारा होगा, और दिशाहारा तो होगा ही होगा। जीवन की जो शुरुआत होती है वो इसमें बाल सुलभ उनकी चंचलता से होती है। और एक कहावत भी है कि सद्बुद्धि चीथड़ों में चमकती है। अभावों के बावजूद जो शरतचंद्र थे, उनका जो व्यक्तित्व था इतना सार्थक और सटीक था कि लोगों को ताज्जुब होता था कि ये क्या है। स्वतंत्र व्यक्तित्व के थे, स्वच्छंद प्रवृत्ति के थे, और स्वच्छंदता है जो तलाशते रहते थे वो। ये सब कुछ है जो इस अध्याय के अंदर हमें देखने को मिलेगी। प्रारंभ करते हैं साहब। देखिए कि किसी कारण स्कूल की आधी छुट्टी हो गई थी। घर लौटकर गांगुलियों के नवा से शरद से अपने मामा सुरेंद्र से कहा। यहाँ पर अब आप बात करोगे कि ये नवा से क्या है, तो देखिए किसी कारण स्कूल की आधी छुट्टी हो गई थी और घर लौटकर गांगुलियों के नवा से शरद ने अपने मामा सुरेंद्र से कहा। अब गांगुलियों के नवा से थे, नवा से कहते हैं बेटी का बेटा। नवासा का क्या अर्थ होता है? बेटी का क्या बेटा, यानी क्या हो गया, इनके नाती हो गया साहब। ठीक है। तो गांगुलियों के नवा से शरद, कौन? शरद ने अपने मामा सुरेंद्र को क्या कहा, चलो पुराने बाग में घूम आए। तो ये पहली पंक्ति जरूर ध्यान में रखिएगा। पिछली परीक्षाओं में भी किसी भी अध्याय की प्रथम पंक्ति देकर पूछा गया है किस अध्याय से ली गई है। तो किसी कारण स्कूल की छुट्टी हो गई और घर लौटकर गांगुलियों के नवा से कौन? शरद। अपने मामा जी का नाम पूछा जा सकता है, शरद के मामा का नाम सुरेंद्र। और क्या कहा सुरेंद्र मामा जी को कि चलो पुराने बाग में घूम आए। उस समय खूब गर्मी पड़ रही थी। फूल फल का कहीं जो पता नहीं था, लेकिन घनी छाया के नीचे निस्तब्धता में समय काटना बहुत अच्छा लगता था। वह अब यहाँ से जो चला जाएगा। इस बात से शरद का मन बहुत भारी था, लेकिन कहता वह किसी से नहीं था। चुपचाप सुरेंद्र के साथ घर से निकल पड़ा। यानी मामा, नाते में मामा और आयु में छोटा होने पर भी दोनों में धीरे धीरे मित्रता के बंधन जो गहराते आ रहे थे। देखिए चुपचाप सुरेंद्र के साथ घर से निकल, नाते में मामा जो है, नाते में मामा और आयु में छोटा होने पर भी दोनों में धीरे धीरे मित्रता के बंधन। अब नाता भी था और मामा भी था,
आयु में छोटा भी था, लेकिन धीरे धीरे क्या मित्रता के बंधन है जो गहराते गए उनके अंदर, मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो गई। मामा बुआ जी के लड़के तो बहुत सारे होते हैं आप लोगों के, लेकिन कोई कोई अति प्रिय होता है ना, जिससे ज़्यादा घनिष्ठता होती है कि यार इससे मेरी अच्छी बनती, अच्छी पटती है। बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते वह मानो मन ही मन उनसे विदा लेने लगा। शायद वह सोच रहा था कि अब वापस आना तो हो या न हो। फिर जैसा कि उसका स्वभाव था, सहसा कूदकर वह एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और बातें करने लगा। इन बातों का कोई अंत नहीं था, कोई सूत्र भी नहीं था। विदा के दुख को छिपाने के लिए ही मानो वह कुछ न कुछ कहते रहना चाहता। देखिए, ऐसी अवस्था आपकी भी होती होगी जब कोई अति प्रिय होता है, काफ़ी दिन तक उसके साथ समय गुजार लेते हो, जब उससे दूर जाने का, जब वहाँ से जाने का समय आता है तो फिर आपको तकलीफ होती है, आपको लगता है कि अब रोना आएगा, लेकिन उस चीज़ को आपको दबाने के लिए आप कुछ ना कुछ बातें करते रहते हो, टाल मटोल करते रहते हो, उसको कंट्रोल करते रहते हो। जो अलगाव वाली फीलिंग होती है, एहसास होता है उसको। कुछ कहते रहना चाहता था। बोला, तू दुखी न हो, हम फिर मिलेंगे और बीच बीच में तो मैं आता ही रहूँगा। आओगे? क्यों नहीं आऊँगा। भागलपुर क्या मुझे कम अच्छा लगता है। घाट के टूटे स्तूप से गंगा में कूदने में कितना मज़ा आता है। कौन करे? शरद उनकी जीवनी में ये कहलवा रहे। उस पार वह जो झाऊ का वन है, उसे क्या भूल सकूँगा। वह मुझे पुकारेगा और मैं चला आऊँगा। फिर दीर्घ निश्वास लेकर बोला, क्या? ओ, कितनी प्यारी जगह है ये भागलपुर, देख लेना, मैं अवश्य आऊँगा। शरद साहब कह रहे। 2 क्षण तक दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर सहसा शरद ने कहा, पेड़ पर चढ़ना बड़ा जरूरी है। मान लो किसी वन में जा रहे हैं। हठात संध्या का अंधकार फैल गया अचानक और चारों ओर से हिंसक पशुओं की आवाज़ें उठने लगी। तब यदि पेड़ पर चढ़ना न आया तो महाविपद हो जाएगी साहब, बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी। सुरेंद्र ने पूछा, अगर गिर पड़े तो? अगर गिर पड़े तो किसका कथन? सुरेंद्र का। शरद ने कहा, गिरेगा क्यों रे? गिरेगा क्यों रे किसका? शरद का कथन। वह और ऊपर चढ़ गया। एक कपड़े से कमर को पेड़ की एक मोटी शाख से बांधा और लेट गया। बोला, इस तरह सोकर रात काटी जा सकती है। नाना के घर रहते शरद को लगभग 3 वर्ष हो गए थे। कितने वर्ष? 3 वर्ष, ध्यान में रखना। इससे पहले भी वह माँ के साथ कई बार आ चुका था। सबसे पहली बार उसकी माँ जब उसको लेकर आई थी तो नाना नानियों ने उस पर धन और अलंकारों की वर्षा की थी। ध्यान में रखना, सबसे पहले उनकी माता उनको लेकर आई थी यहाँ पर, तो नाना नानियों ने उस पर किसकी? धन और अलंकारों की वर्षा है जो की थी। और आगे हम बात करें तो नाना केदारनाथ ने, नाना का नाम पूछा जा सकता है तो नाम जरूर ध्यान में रखना, नाना केदारनाथ। कमर में सोने की तगड़ी पहनाकर उसे गोद में जो उठाया और उस परिवार में इस पीढ़ी का क्या पहला लड़का था वह कौन? शरद। लेकिन 3 वर्ष पहले का यह आना कुछ और ही तरह का था। उसके पिता मोतीलाल यायावर प्रकृति के स्वप्नदर्शी व्यक्ति थे। पिता का नाम मोतीलाल यायावर प्रकृति के क्या? स्वप्नदर्शी व्यक्ति थे, प्रकृति में खोए रहने वाले। जीविका का कोई भी धंधा उन्हें कभी बांध कर जो नहीं रख सका। चारों ओर से लांछित होकर वे बार बार कामकाज की तलाश करते रहते। लोग है जो वो भी प्रकृति स्वच्छंद थे, तो लोग ताने कसते थे कि कुछ ढंग का काम करता नहीं, ये काम टेक्कर करता नहीं, वही चीज़ें, तो बार बार कामकाज की तलाश करते थे। नौकरी मिल भी जाती तो उनके शिल्पी मन और दास्ता के बंधन में कोई सामंजस्य न हो पाता था। एक रचना कौशल सा छिपा हुआ था। कुछ दिन उसमें मन लगाते, परंतु फिर एक दिन अचानक बड़े साहब से झगड़कर उसे छोड़ बैठते और पढ़ने में क्या व्यस्त हो जाते, कविता करने लगते। कहानी, उपन्यास, नाटक सभी कुछ लिखने का शौक था। चित्रकला में भी रुचि थी। सौंदर्य बोध भी कम नहीं था। सुंदर कलम में नया निब लगाकर बढ़िया कागज पर मोती जैसे अक्षरों में रचना आरंभ करते, परंतु आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता, अंत होता उतना ही क्या महत्वहीन। मामला मतलब आखिर तक गाड़ी जो चलती नहीं ठीक से, अंत की अनिवार्यता मानो उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं की हो।
मतलब काम कंप्लीट करना, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करना कभी पूर्णतया समर्पित हुए नहीं, बीच में ही छोड़कर नई रचना आरंभ करते थे। शायद उनका आदर्श बहुत ऊंचा होता था, या शायद अंत तक पहुंचने की क्षमता ही उनमें नहीं थी। यहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं इनकी बात से, इनके पिता की बात से, कि जोश जोश में जैसे हम लक्ष्य बना लेते हैं, ये फाड़ देंगे और वो कर देंगे, जब काम करने लगते हैं तो महीने 2 महीने करते हैं, 4-5 दिन करते हैं, यार ये तो मामला बैठेगा नहीं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरे को पकड़ लेते हैं। वो बात है यहाँ पर। तो जो भी कार्य प्रारंभ करना करें आप, जो भी कार्य, तो उससे पहले अच्छे से विवेक लगा लें, सारी चीज़ें देख लें, समझ बूझ लें, और फिर उस पर एक्शन लें, और एक्शन लेने के बाद फिर रुके नहीं। वह कभी कोई रचना पूरी नहीं कर सके। एक बार बच्चों के लिए उन्होंने भारतवर्ष का एक विशाल मानचित्र तैयार करना आरंभ किया, परंतु तभी मन में एक प्रश्न जाग आया, क्या इस मानचित्र में हिमाचल की गरिमा का ठीक ठीक अंकन हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। बस फिर किसी भी तरह वह काम आगे नहीं बढ़ सका। मन में ख्याल आया कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा ये, यार चलो छोड़ो। इस तरह मोतीलाल की सारी कला साधना व्यर्थ में ही जो चलती रही, सफल हुई। परिवार का भरण पोषण उनके लिए क्या असंभव हो गया, यह देखकर शरद की माँ भुवन मोहिनी ने, अब माता जी का नाम क्या है? भुवन मोहिनी। नाना का नाम क्या है? अभी पाठ में शुरुआत में बताया था, कमेंट करके बताओ नाना का नाम क्या है। भुवन मोहिनी माता का नाम, नोट कर लेना। पहले तो पति को बहुत कुछ कहा सुना, फिर अपने पिता केदारनाथ से याचना की, और एक दिन सबको लेकर क्या भागलपुर जो चली गई, और मोतीलाल एक बार फिर घर जमाई होकर जो रहने लगे। तो पूछा जा सकता है इस अध्याय के अनुसार घर जमाई कौन, तो नाम बता देना आप। अभी आया है। भागलपुर आने पर शरद को दुर्गाचरण ME स्कूल की छात्रवृत्ति क्लास में भर्ती कर जो दिया गया। नाना स्कूल के मंत्री थे। नाना का नाम मैंने पूछा, ये भी ऊपर और आ गया था, याद हो गया होगा। इसलिए बालक की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई, इसकी किसी ने खोज खबर जो नहीं ली। अब तक उसने केवल बोधोदय ही पढ़ा था, और यहाँ उसे पढ़ना पड़ा क्या? सीता वनवास। वहीं चारु पाठ, सद्भाव सद्गुरु और प्रकांड व्याकरण, ये चीज़ें यहाँ पर पढ़नी पड़ी। ये केवल पढ़ जाना ही नहीं था, बल्कि स्वयं पंडित जी के सामने खड़े होकर प्रतिदिन परीक्षा देना था, टेस्ट भी देना पड़ता था गुरु जी को। इसलिए यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि बालक शरद का साहित्य से प्रथम परिचय आंसुओं के माध्यम से हुआ। उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेकिन शीघ्र ही वह ये अवश्य समझ गया कि वह क्लास में बहुत क्या है पीछे। अब यहाँ पर आप बोलोगे दुख पहुंचाने का मतलब, अब इतना सारा पढ़ना पड़ता था, उसे पूरी परीक्षा होती थी, उसे याद नहीं होता था मान लो, तो फिर कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलती तो कष्ट होता। तो कि साहित्य का दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे उसके समझ में आ गया कि मैं क्लास में बहुत पीछे हूँ, और यह बात वह सह नहीं सकता था। इसलिए उसने परिश्रम पूर्वक पढ़ाई है जो करना प्रारंभ कर दी, और देखते देखते बहुतों को उसने क्या छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। अच्छे बच्चों में गिना जाने लगा। साथियों, आपने अगर नहीं देखी तो अल्ट्रा मूवी यूट्यूब चैनल के ऊपर रामानुजन साहब की फिल्म देखिएगा, जो गणित के बड़े प्रसिद्ध प्रकांड हुए हैं अपने हिंदुस्तान के। वो किसी न किसी कारणवश से अंडररेटेड रहे, लेकिन बहुत रामानुजन, और आप कमेंट करोगे तो मैं टेलीग्राम पर उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। वो फिल्म मतलब पूरे फोकस्ड थे बिल्कुल, केंद्र में, टारगेट में बस गणित 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 चलती थी। इसी प्रकार आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, और उसी को खोपड़ी में घुमा के रखना, और उसी पे बार बार काम करना है। आप कमेंट करोगे तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा उस फिल्म का लिंक भी, तो ज़रूर देखिएगा। वो एक फिल्म 1.5-2 घंटे की है, आपको बहुत कुछ मोटिवेशन मिलेगा। नाना लोग कई भाई थे और संयुक्त परिवार में एक साथ रहते थे, इसलिए मामाओं और मौसियों की संख्या क्या थी? काफ़ी थी। उनमें छोटे नाना अघोरनाथ का बेटा मणिंद्र उसका सहपाठी था। तो मुख्य नाना कौन थे वो तो आपको पता चले गया। जो छोटे नाना थे उनका नाम था अघोरनाथ, उनके भाई, और उनका बेटा क्या था? मणिंद्र, जो उसका क्या शरद का सहपाठी था।
उन दोनों को घर पढ़ाने के लिए नाना ने अक्षय पंडित को नियुक्त कर दिया था। और घर पर पढ़ाने के लिए, ट्यूशन के लिए यूँ समझिए किसको नियुक्त किया? अक्षय पंडित को। वे मानो यमराज के सहोदर थे, ऐसा लगता था कि वो यमराज के भाई हैं, बिल्कुल ऐसे समझो, सहोदर थे। मानते थे कि विद्या का निवास गुरु के डंडे में है। क्या मानते थे? यमराज के सहोदर थे कौन? अक्षय पंडित। और वे मानते थे कि विद्या का क्या निवास गुरु के डंडे में है। इस बात को जरूर ध्यान में रखना आप। इसलिए बीच बीच में सिंह गर्जना के साथ साथ रुदन की करुण ध्वनि भी सुनाई देती रहती थी। इस विद्या अध्ययन के समय शरारत कम नहीं चलती थी। शरत यहाँ भी अग्रणी था मजे लेने में। उस दिन तेल के दिए के चारों ओर बैठकर सब बच्चे पढ़ रहे थे और बरामदे में निवाड़ पर लेटे हुए नाना सुन रहे थे। सहसा वे बोल उठे, क्यों पुराना पाठ याद कर रहे हो? आज नया पाठ नहीं पढ़ा क्या? तो यहाँ पर नहीं। क्यों? पंडित जी नहीं आए? अक्षय पंडित की बात करें नाना। पंडित जी नहीं आए, उन्हें बुखार आ गया है। बस नाना ने घर के सेवक मुशाई को पुकारा, मुशाई लालटेन जलाओ, पंडित जी को बुखार आ गया है, देखने जाना है। वे स्कूल के मंत्री ही नहीं, समाज के क्या थे? नेता भी थे नाना। एक तरीके से मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसमें वे आदर्श माने जाते थे। उनके जाते ही शरत ने घोषणा की, केट इज आउट लेट माउस प्ले। केट इज आउट लेट माउस प्ले किसका कथन है? शरत का। जरूर जरूर ध्यान में रखना इस कथन को, ये महत्वपूर्ण बन सकता है। ठीक है मामला, नोट कर लीजिए इसको आप, या अंडरलाइन कर लीजिए। उनके जाते शरत ने कहा, घोषणा की क्या? कैट इज आउट लेट माउस प्ले। और तुरंत ही संवेद गान का ये स्वर वहाँ गूंज उठा, डांस लिटिल बेबी डांस अप हाई, नेवर माइंड बेबी मदर इज नाई, क्रो एंड केपार एंड क्रो, देयर लिटिल बेबी देयर यू गो, up to the ceiling, up to the ground, backward and forward, round and round, dance little baby and mother will sing, merrily merrily ding ding ding। एक उत्साही बालक ने इस अंतिम पंक्ति का तुरंत हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत कर दिया। क्या? खुशी से तक दिना दिन, ये कर दिया साहब। आपको लगता होगा गुरुजी ऐसे कैसे करते रहते हैं, गाने वगैरह लिखते हैं तो रैप सॉन्ग वगैरह कहीं गाए हैं, तो उस वजह से थोड़ी बहुत आती है कलाकारी। एक दिन न जाने कहाँ से एक चमगादड़ बच्चों के सिर पर आकर जो मंडराने लगा। छोटा मामा देवी सोया पड़ा था, क्योंकि नाना भी सो गए थे। तब बाकी बच्चों का पढ़ना कैसे होता। चमगादड़ को देखकर मणि और शरत के हाथ जो खुजलाने लगे। लाठियाँ लेकर भी उसे पकड़ने दौड़े। फिर जो युद्ध मचा, उसे चमगादड़ तो जंगले में से होकर जो निकल गया खिड़की में से, लेकिन लाठी दीवी में जो जा लगी, जो दिया जलाया था उसमें जा लगी। चादर पर तेल फैलता हुआ बुझकर गिर गया। चादर पर तो तेल आ गया और बुझ गया, फूट गया और नीचे गिर गया। ये देख मणि और शरत दोनों, ये छोटा नाने का बेटा है ये मणि, दोनों है जो सहपाठी था, दोनों चुपचाप वहाँ से क्या पलायन कर गए। नाना की आँख खुल गई, देखा घोर अंधकार फैला है। पुकार उठे, मुशाई मुशाई। अब मुशाई साहब यहाँ पर क्या करता है, दौड़ता है, दौड़ आया। जी बाती क्यों बुत गया कि ये जो बत्ती है वो कैसे बुझ गई। दिया सलाई जलाकर मुशाई ने जो क्या किया, देखा कि वहाँ न तो मणि है और नहीं क्या है, शरत है। केवल देवी गहरी नींद में सोया है और बोला, मणि और शरत तो खाना खाने गए हैं, देवी ने बत्ती गिरा दी है। इस अपराध की कोई क्षमा नहीं थी। केदारनाथ ने देवी का कान पकड़कर उठाया और मुशाई से कहा, इसे ले जाकर अस्तबल में बंद कर दो, जहाँ घोड़े हैं जो बांधे जाते हैं। अगले दिन मामा को प्रसन्न करने के लिए गहरी रिश्वत देनी पड़ी, लेकिन देवी पर माँ सरस्वती की कम ही कृपा थी। शरत के बड़े मामा ठाकुरदास सभी बच्चों की शिक्षा की देखभाल करते थे, तो जरूर ध्यान में रखना। शरत के जो बड़े मामा थे ठाकुरदास, सभी बच्चों की जो शिक्षा की देखभाल है ना वो ही करते थे, ठीक है।
और वे गांगुली परिवार की क्या कट्टरता और कठोरता के सच्चे प्रतिनिधि थे। बिल्कुल कट्टर आदमी थे, बिल्कुल ऐसे समझ लो कि कड़क आदमी घर में। उस दिन क्या हुआ, मोतीलाल बच्चों को लेकर गंगा के किनारे घूम रहे थे। अचानक ठाकुरदास आ निकले। उनकी दृष्टि में ये अक्षम्य अपराध था बिल्कुल, और उन्होंने बच्चों को तुरंत परीक्षा के लिए प्रस्तुत होने का आदेश दिया। किसी तरह मणि और शरद तो मुक्ति पा गए, लेकिन देवी ने जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद है जो क्या किया, जगन्नाथ जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद पूछा ना, तो क्या कर दिया, जगन्नाथ कर दिया। किसने, देवी ने। अब जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। इस अपराध का दंड पीठ पर चाबुक खाना ही नहीं था, अस्तबल में बंद होना भी था। पीठ पर तो लग मार जो पड़ती पड़ती, घोड़ों के बीच में गधा बन के और जाओ वहाँ पर। परंतु शरद पर इन बातों का क्या कोई असर नहीं होता था। यहाँ तक कि स्कूल में भी दुष्टता करने से वह नहीं चूकता था। अक्सर वहाँ की घड़ी समय से आगे चलने लगती। यानी कि जो आवारा मसीहा दिया गया है ना यहाँ पर, जो इसको शीर्षक, ये मतलब आवारा के तरीके से थे, जीवन को बिल्कुल ऐसे यूं ही चल रहे थे निरुद्देश्य स्वच्छंद प्रकृति के, उसको ठीक करके चलाने का भार वैसे अक्षय पंडित पर था। लेकिन 2 घंटे खूब जमकर काम करने के बाद तंबाकू खाने की इच्छा होना स्वाभाविक था पंडित जी का। तब वे स्कूल के सेवक जगुआ की पानशाला में जा उपस्थित होते। पंडित इसी समय शरद की प्रेरणा से दूसरे छात्र उस घड़ी को 10 मिनट आगे जो कर देते हैं साहब, ये 10 मिनट आगे टिका देते हैं उसको। कई दिन तक जब उनकी चोरी नहीं पकड़ी गई तो साहस और बढ़ गया, वे घड़ी को आधा घंटा आगे करने लगे। इसके बाद कभी कभी वह 1 घंटा भी आगे हो जाती थी कि छुट्टी हो जल्दी से। उस दिन 3 का समय होने पर उसमें क्या थे, 4 बजे थे, और अभिभावकों के मन में संदेह होने लगा। लेकिन पंडित जी ने उत्तर दिया, मैं स्वयं घड़ी की देखभाल करता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं स्वयं घड़ी की देखभाल करता हूँ, किसका कहता है ना, उस अक्षय पंडित जी का, कैसा हो ही नहीं सकता आगे पीछे का। तो उन्होंने उत्तर दे दिया, माफ कीजिए, लेकिन शंका उनके मन में भी थी थोड़ी थोड़ी, इसलिए उन्होंने चुपचाप इस रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया। एक दिन पानशाला से असमय में ही लौट आए, मतलब पानशाला में फिक्स टाइम तक इतने देर रुकेंगे, लेकिन उस दिन पहले ही लौट आए कि देखें कौन खुराफात करता है। क्या देखते हैं, बच्चे एक दूसरे कंधे पर चढ़कर घड़ी को आगे जो कर रहे हैं। बस वे गरज उठे और सब लड़के तो निमिष मात्र में वहाँ जो भागे, पल भर में वहीं पलक झपकते वहाँ से भाग गए। लेकिन शरद भले लड़के का अभिनय करता हुआ बैठा रहा। पंडित जी ये कभी नहीं जान सके कि इस सारे नाटक का निर्देशक है जो वही है, डायरेक्टर यही है। उसने कहा, पंडित जी आपके पैर छूकर कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो मन लगाकर सवाल निकाल रहा था यहाँ पर कि मुझे नहीं पता क्या हुआ। उस समय की उसकी मुख भंगी देखकर कौन अविश्वास करता। मुख मुद्राएं ऐसे अभिनय किया कि गुरुजी पिघल गए, अरे तू तो मेरा प्रिय शिष्य है। बस गुरुजी को गोली दे दी उसने। अपने असीम साहस और सूझबूझ के कारण जिस प्रकार वह घर में मामा लोगों के दल का दलपति बन गया था ना, लीडर, उसी प्रकार स्कूल के विद्यार्थियों के नेतृत्व का भार भी अनायास ही उसके कंधों पर जो आ गया। उसके शौक भी बहुत थे, जैसे पशु पक्षी पालना और उपवन लगाना, बाग बगीचे पेड़ पौधे लगाना। लेकिन उनमें सबसे प्रमुख था तितली उद्योग। नाना रूप रंग की अनेक तितलियों को उसने काट के बक्स में रखा था। बड़े यत्न से वह उनकी देखभाल करता था। उनकी रुचि के अनुसार भोजन की व्यवस्था भी करता था। उनके युद्ध का प्रदर्शन भी होता था। उसी प्रदर्शन के कारण उसके सभी साथी उसकी सहायता करके अपने को धन्य मानते थे। उनमें न केवल परिवार के या दूसरे बड़ों के घरों के बालक थे, बड़े घरों के बालक थे, बल्कि घर के नौकरों के बच्चे, यानी सभी कैटेगरी के थे। रईसों के भी थे, नॉर्मल परिवार के भी थे, निम्नतर के भी थे। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। ये बच्चे भी उसे प्रसन्न करके अपने को कृतार्थ जो अनुभव करते थे, उनको भी अच्छा लगता था। अपने उपवन में उसने अनेक प्रकार के फूल है जो फूल गाछ और लता गुल्म जो लगाए थे। ऋतु के अनुसार जूही, बेला, चंद्रमल्लिका और गेंदा आदि के फूल भी खिलते और दलपति सहित सभी बच्चे जो गदगद हो उठते। दलपति कौन, ये पूछा जा सकता है। दलपति सहित सभी बच्चे गदगद हो उठते। दलपति कौन है यहाँ पर, शरद, ये लीडर बना हुआ था उनका सभी का, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए।
इस उपवन के बीच में गड्ढा खोदकर एक तलैया का निर्माण भी उसने किया था। उस पर टूटे शीशे का आवरण था। साधारणतया वह उस पर मिट्टी लीप देता, परंतु कोई विशिष्ट व्यक्ति देखने आता तो मिट्टी हटाकर उसे चकित कर देता। लेकिन ये सब कार्य उसे लुक छिप कर करने पड़ते थे, बिल्कुल गुप्त रूप से, सीक्रेट मिशन की तरह, क्योंकि नाना लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे इन बातों को। उनकी मान्यता था कि बच्चों को केवल पढ़ने का ही अधिकार है, प्यार, आदर और खेल से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। कहते हैं ना, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये डायलॉग चिपकाते रहते थे। और सवेरे स्कूल जाने से पहले घर के बरामदे में उन्हें चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना चाहिए, और संध्या को स्कूल से लौटकर रात के भोजन तक चंडी मंडप में दीवे के चारों ओर बैठकर पाठ का अभ्यास करना चाहिए। यही गुरुजनों की प्रीति पाने का गुर था कि गुरुजी के फेवरेट बनना है ना, तो बस यही काम करो, पढ़ो ज़बरदस्त। जो नियम तोड़ता था उसे अब उसकी आयु के अनुसार दंड दिया जाता था। कोई नहीं जानता था कि न जाने कब किसको घंटों तक एक पैर पर खड़े होकर आंसू बहाने पड़े। इस अनुशासन के बीच खेलने का अवकाश पाना जो है बड़ा कठिन था, परंतु आंखों में धूल झोंकने कला में शरद कहते निष्णांत थे। आंखों में धूल झोंकने कला में निष्णांत थे। डैश डैश करके आ गया, ये सवाल पूछा जा सकता, ध्यान में रखना। पंक्ति यहाँ से दे दी कि आंखों में धूल झोंकने की कला में डैश डैश कर दिया यहाँ पर, और निष्णांत थे। शरद दे दिया ऑप्शन में, मणि दे दिया, देवी दे दिया, या कोई नहीं, तो वहाँ पर ध्यान में रखना शरद। तो ठीक है साथियों, आज जो ये अध्याय, आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे, ये काफ़ी बड़ा है तो इसको पार्ट में पढ़ेंगे एक दो में। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अभी तक नहीं किया तो शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। सभी ग्रुप में शेयर किया करें, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप पर स्टेटस वगैरह भी लगा लिया करें। और पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, सब्सक्राइब करो चैनल को, घंटे पर क्लिक करो, ऑल नोटिफिकेशन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 3000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उसी टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़, आदि की आवाज़, मोटिवेशनल वीडियोज़ वगैरह डालता रहता हूँ मैं वहाँ पर, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अपनी जो पढ़ाई से संबंधित समस्या है उनका समाधान, निस्तारण वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।